थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब कौन से मैं आपको भेज दूंगा यदि इसका स्क्रीनशॉट सब हो चुका है। चलो ठीक है, तो अब हम बात आगे करते हैं कि फ्यूज जो मेल्ट होते हैं तो हमें फ्यूज मेल्टिंग पर क्या ट्रबल शूट करनी रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पर एक बात आपको नोट के रूप में बताई है कि यदि कोई भी फ्यूज पिघलता है, मतलब कि मेल्ट होता है, तो एक बार फ्यूज की बदली कर दे। एक बार फ्यूज की बदली कर दे, और यदि फिर भी पिघलता है तो होबा को ऑफ पर रखकर फ्यूज बदली करें। मतलब आपको एक बार तो फ्यूज बदल देना है। उस कैपेसिटी का अच्छा फ्यूज लेकर आपको उसको टेस्ट करना है ईसीसी पर। एलईसीसी पर आप रखोगे, ईसीसी पर रखोगे तो एलईसीसी में लाइट जलेगी, तो उसका मतलब है फ्यूज की कंटिन्यूटी बराबर है। तो एक बार उसको आपको लगाना है, और फिर यदि फिर से पिघलता है तो फिर आपको क्या करना है, होबा को ऑफ पे रख देना है और उस क्लिक करना है। दूसरा है कि एडिशनल सीसीबीए, सीसीबीए और सीसीपीटी। मानो कि आपका एडिशनल सीसीबीए पिघलता है या सीसीबीए पिघलता है या सीसीपीटी पिघलता है चलती गाड़ी में, तो सीधी बात है कि एडिशनल सीसीबीए, सीसीबीए या सीसीपीटी पिघलेगा तो उस केस में आपका जीआर जो है वो नॉच पर अटक जाएगा। जीआर जो है वो नॉच पर अटक जाएगा। तो आपको वीसीबी क्लोज करना है। मानो कि आपको फ्यूज मेल्ट हुआ है, उसको बदल के भी तो वीसीबी क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि आपको कॉरिडोर नंबर 2 में जाकर के जीआर को पहले 0 पर लाना पड़ेगा। तो जब कभी आपके एडिशनल सीसीबीए, सीसीबीए, सीसीपीटी फ्यूज पिघलता है तो जीआर को पहले हाथ से 0 पर लाना पड़ेगा। तो आपको जीआर को 0 पर लाना है। चालू गाड़ी में फ्यूज पिघलने पर गाड़ी खड़ी करके, चालू गाड़ी में फ्यूज पिघलने पर गाड़ी खड़ी करके एमपी, एमपीजे, जेडपीटी को 0 पर रखे, आईपी मैग्नेट वाल का कॉक बंद करे और एचबीए को ऑफ पर रखे। मतलब यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी करने की बात लिखी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप का सीसीबीए, सीसीपीटी या एडिशनल सीसीबीए फ्यूज आपका मेल्ट होता है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है कि यदि आपका ये 3 में से कोई भी फ्यूज मेल्ट होता है तो आपको यदि पता चल गया कि भाई मेरा एडिशनल सीसीबीए मेल्ट हुआ है, तो एडिशनल तो नीचे है, तो उसके लिए तो आपको गाड़ी खड़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन सीसीबीए, सीसीपीटी वो तो आपको लोको के अंदर आपको कैप नंबर 2 में टीबी पैनल पर मिल जाएंगे। तो उस केस में यदि आपको वहां पता चल गया है कि सीसीबीए या सीसीपीटी आपका मेल्ट हुआ है, तो एक 35 एम्पियर का है, एडिशनल सीसीबीए, सीसीबीए भी 35 का है, और सीसीपीटी जो है वो 16 एम्पियर का है। तो जब कभी इस फ्यूज को आप चेंज करते हो, इस फ्यूज को आप चेंज करते हो, तो उस केस को क्या करना है कि आपको एमपी को 0 पर रखना है, एमपीजे को 0 पर रखना है और जेडपीटी को भी 0 पे रखना है। आईपी मैग्नेट वाल का कॉक बंद करके, आईपी मैग्नेट वाल का कॉक बंद करके आपको एचबीए को ऑफ पे रखना है, और एचबीए को ऑफ पे रखने के बाद आपको ये 3 में से कोई भी फ्यूज मेल्ट है, बदलना है, तो आपको इस विधि के अनुसार बदलना है। क्लियर? उसके बाद में अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं फटाफट कि एचबीए को ऑन करने पर सीसीपीटी पिघलता है,
HBA को ऑन करने पर CCPT पिघलता है। मतलब आप जैसे बैटरी को 0 से 1 पे करते हो और आपका CCPT फ्यूज पिघलता है, तो Q118 की कॉइल चेक करें, और कॉइल में कोई खराबी है, यदि कोई खराबी है, कॉइल आपकी जल गई है या कोई खराबी है, तो सीधा सहायता मांगनी है। हम कुछ कर सकते नहीं है, हमें दूसरे लोगों की डिमांड कर लेनी है। दूसरा, ZPT को 1 पर रखने पर CCPT पिघलता है। ZPT को 1 पर रखने पर CCPT फ्यूज पिघलता है। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर देखो 2 बात तो आपको पहले कह दी है कि भाई एक बार आपको फ्यूज बदलना है, और यदि फ्यूज बदलने पर सफलता नहीं मिलती है तो होबा को पे रखकर फ्यूज बदलना है। वो 2 पॉइंट जो है वो तो सब में कॉमन है। तो आपको पहले ZPT को 2 पे रखना है। ZPT को 1 पर रखने पर CCPT पिघलता है, तो पहले ZPT को आप 2 पे रख दो और उसके बाद फ्यूज बदली करो। शायद हो सकता है कि ZPT के सॉकेट के अंदर कोई खराबी हो जिसके कारण आपका फ्यूज मेल्ट होता है। तो पहले से ही ZPT को क्या बोला है कि पहले से ही ZPT को आप 2 पे रख दो, उसके बाद फ्यूज बदली करो, और यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी कैप से प्रयत्न करो। शायद आगे की ZPT का सॉकेट जो है वहां कोई खराबी है जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिलती है, फ्यूज मेल्ट होता ही रहता है। तो पीछे वाली कैप से आपको प्रयत्न करना है। चलो ठीक है, थोड़ा और यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ZPT को 1 पे रखने पर एक बार हमें फ्यूज बदल देना है, और यदि फिर भी मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पर रखकर फ्यूज बदली करना है, और फिर से मेल्ट होता है तो फिर ZPT को पहले 2 पे रख देना है, क्योंकि ये ZPT का जो सॉकेट है उसमें यदि कोई खराबी हो तो ZPT को पहले 2 पे रख दो, उसके बाद फ्यूज बदलो, और फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर हमें पीछे वाली कैप से प्रयत्न करना है या दूसरी कैप से प्रयत्न करना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट TST रहती है हमारे लिए। MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स पर रखने पर CCPT पिघलता है। MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स पे रखने पर CCPT पिघलता है। तो सिंपल सी बात वही की वही बात कि भाई एक बार हमें क्या करना है, फ्यूज बदल देना है। यदि फ्यूज फिर से मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पर रखकर फ्यूज बदली करो। फिर हमें पता है कि ये जो MPJ को हम फॉरवर्ड रिवर्स पे करते हैं, MPJ को हम फॉरवर्ड रिवर्स पे करते हैं, तो MPJ आप फॉरवर्ड में करते हो या रिवर्स पे करते हो तो कौन सी सर्किट सर्विस में आती है? तो J1 फॉरवर्ड, J1 J2 फॉरवर्ड, मतलब कि आपके जो रिवर्सर है उसके इलेक्ट्रोवाल, फिर जो हमारे CTF है, ये जो CTF है उसके इलेक्ट्रोवाल, ये 3 CTF है, फॉरवर्ड और रिवर्स के, सॉरी डायनेमिक और ब्रेकिंग के और ट्रैक्शन के, उसकी जो कॉइल है वो सर्विस में आती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या बात बताई है कि यदि एक बार फ्यूज, यदि हमारा MPJ फॉरवर्ड रिवर्स पे करने पर, MPJ को फॉरवर्ड रिवर्स पर करने पर यदि CCPT मेल्ट होता है तो एक बार हमें फ्यूज बदली कर देना है। यदि दोबारा मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पर रखकर फ्यूज बदली करना है, और यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो हमें लो को ग्राउंड करके क्या करना पड़ेगा, लो को ग्राउंड करना पड़ेगा, HT1 HT2 कंपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, और अंदर जाकर क्या करना है कि J1 J2 और जो हमारे CTF 1 2 3 है
उसके जो कॉइल है उसकी टर्मिनल को निकाल देना है और उसे टैप कर देना है, क्योंकि किसमें खराबी है वो हमें पता नहीं है। यदि कोई पर्टिकुलर आपको पता चल जाता है, कोई कॉइल जली हुई है, तो सिंपल सा है, उसको आप टर्मिनल निकाल दो उसी अकेले के। लेकिन मानो कि आपको पता नहीं चलता है, तो हमें क्या करना है कि अंदर जाकर लोको ग्राउंड कर कर HT1 HT2 कंपार्टमेंट में जाना है और जाकर के J1 J2 और तीनों CTF के जो कॉइल है, मतलब कि उसके इलेक्ट्रोवाल है, उसके टर्मिनल वायर को निकाल देना है और उसे टैप कर देना है। जो इंसुलेशन टैप रहती है, इंसुलेशन टैप से उसे टैप कर देना है और इनको हमको क्या करना है, हाथ से ऑपरेट कर देना है, हाथ से जाने वाली दिशा में सेट कर देना है। J1 J2 और CTF 1 2 3 को जैसी आवश्यकता है हमारी उस तरह से हम सेट कर देना है। उसके बाद फ्यूज चेंज कर दो। उसके बाद क्या करो, फ्यूज को बदल दो और फ्यूज बदलने के बाद आप गाड़ी चलाओ। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप इस तरह से J1 J2 और CTF 1 2 3 के कॉइल के टर्मिनल निकाल दिए हैं, तो फिर आपको डायनेमिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। डायनेमिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। किसी को कोई डाउट है इस ट्रबल शूटिंग में? हाँ भाई, आवाज मिल रही है मेरी? यस सर, आवाज मिल रही है सर। मिल रही है। ओके ओके, कोई डाउट इसमें? बहुत ही आसान ट्रबल शूट है सर। इसमें डायरेक्शन चेंज करेंगे? हाँ नमस्कार सर। हाँ जी बोलो। मैग्नेट वाल का जैसे टर्मिनल निकाल दिया तो कोयल तो एनर्जाइज हाँ, होगी नहीं, जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा सर। मैन्युअल ये लिखा है ना, उनको हाथ से ऑपरेट करे या हाथ से सेट करे। फिर वापस अगर डायरेक्शन चेंज करनी तो फिर वापस करनी पड़ेगी। बिल्कुल वापस, यदि बिल्कुल सही बात है, यदि वापस आपको कभी मानो कि दूसरी डायरेक्शन में जाना है तो गाड़ी खड़ी करके लोको ग्राउंड करके वापस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, है ना? आता है आपका पहली नॉच पर CCPT पिघलता है। फर्स्ट नॉच, आपने पहली नॉच ली और CCPT मेल्ट हुआ, पहली नॉच ली और CCPT मेल्ट हुआ। तो पहली बात तो है कि भाई आपको जैसे ही फर्स्ट नॉच ली और आपका CCPT मेल्ट हुआ, तो सबसे पहली दो बात जो आपको बताई है ना, एक तो भाई आप क्या करोगे, एक बार तो फ्यूज बदली कर दोगे, एक बार तो फ्यूज बदली कर दोगे, और यदि फिर भी मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पर रखकर फ्यूज बदली करोगे। और फिर भी पिघलता है, और फिर भी पिघलता है तो फ्यूज बदलकर GR को हाथ से ऑपरेट करें। पहली नॉच पर CCPT मेल्ट होता है, तो 2 पॉइंट तो कॉमन सब में आप बताते हो, आपको पता है। लेकिन अब तीसरी बात ये आती है कि यदि फिर भी पिघलता है, होबा को ऑफ पे रखने के बावजूद भी पिघलता है, तो अब फ्यूज बदल कर क्या करना है, GR का मैन्युअल ऑपरेशन करना है। क्योंकि हो सकता है कि हम MP से नॉच लेते हैं तो वहां पर 2 सर्किट एक्टिवेट होती है। एक आपका B1 का सर्किट एक्टिवेट होता है MP से फर्स्ट नॉच लेने पर, और दूसरा जो है लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट, दूसरा जो है लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट भी आपकी एक्टिवेट होती है। तो पहले हम क्या करते हैं कि फ्यूज बदलकर GR को मैन्युअल ऑपरेट करते हैं। तो GR का मैन्युअल ऑपरेशन करके हमको तो केवल सेक्शन क्लियर करना है, तो हम सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। और यदि सफलता नहीं मिलती है, यदि वहां पर GR का मैन्युअल ऑपरेशन करने में आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या बात है कि आप GR का मैन्युअल ऑपरेशन करोगे, लेकिन लाइन कॉन्टेक्टरों में खराबी हो, लाइन कॉन्टेक्टरों में खराबी हो,
तो फिर एक एक करके हमें ब्लॉक आइसोलेट करना है, क्योंकि एक एक करके आप ब्लॉक आइसोलेट करोगे, मानो कि आपने RSI 1 ब्लॉक आइसोलेट किया, RSI 1 ब्लॉक आइसोलेट किया, तो RSI 1 ब्लॉक आइसोलेट करने पर अब आपका CCPT मेल्ट नहीं होता है। तो वहां पकड़ में आ गया कि लाइन कॉन्ट्रैक्टर 1, 2, 3 में से किसी में एक ब्लॉक से यदि आपका सेक्शन क्लियर हो जाता है तो कर लो, वरना फिर आप HMC का भी जो पर्टिकुलर लाइन कनेक्टर आपका खराब है उसको भी आप आइसोलेट कर सकते हो। तो पहले CCPT पिघलता है, वहां जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट नॉच पर CCPT पिघलता है, वहां पर 2 सर्किट एक्टिवेट होती है। एक आप ये CCPT से सप्लाई आती है, तो वो जब हम पहली नॉच लेते हैं तो V1 को सप्लाई जाती है, और उसी तरह WAG 5 लोको में, WAG 7 लोको में जब हम MP से फर्स्ट नॉच लेते हैं, है ना, तो हमारे 6 के 6 लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होते हैं। तो V1 में खराबी है या लाइन कॉन्ट्रैक्टरों की कॉइल में खराबी है, तो उसे हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक बार हम ये मानते हैं कि भाई V1 की कॉइल में खराबी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो फ्यूज बदल दिया, दोबारा यदि फ्यूज मेल्ट होता है तो होबा को आप पे रखेंगे और फ्यूज बदली करेंगे, और यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है, मतलब कि आप ऐसे समझ लेते हैं लेकिन CCPT मेल्ट ही हो जाता है, तो फिर उस केस में हम अब क्या करेंगे कि हम फ्यूज बदलकर GR का मैन्युअल ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूज बदलकर GR का मैन्युअल ऑपरेशन करेंगे, और मैन्युअल ऑपरेशन करने यदि हमें सफलता मिल जाती है तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक करके RSI ब्लॉक आइसोलेट मैन्युअल ऑपरेशन किया, तो वहां पर आपने यदि मैन्युअल ऑपरेशन करते हो तो मैन्युअल ऑपरेशन में भी क्या होता है कि लाइन कॉन्ट्रैक्टर को भी सप्लाई जाती है। तो यदि लाइन कॉन्ट्रैक्टरों में खराबी होगी, यदि लाइन कॉन्ट्रैक्टरों में खराबी होगी तो आप मैन्युअल ऑपरेशन करोगे तो भी तो आपके CCPT लाइन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा, तो वहां पर भी आपको CCPT मेल्ट होगा। तो यदि वहां भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई एक बार फ्यूज बदल कर पहले एक बार RSI 1 ब्लॉक आइसोलेट करके देख लो, यदि वहां सफलता मिल जाती है तो गाड़ी चलाए, और वहां नहीं मिलती है तो RSI 1 को सर्विस में लाओ और RSI 2 को आइसोलेट करके देखो। तो कौन सा लाइन कॉन्ट्रैक्टर में खराबी है वो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप पहली नॉच पर CCPT मेल्ट होता है तो आपको ट्रबल शूटिंग करनी है। किसी को कोई डाउट? दूसरी बात आती है कि भाई हम MP से रिग्रेशन करते हैं, MP से रिग्रेशन करते हैं और MP से रिग्रेशन करने पर CCPT पिघलता है। तो CCPT पिघला उसका मतलब तो सीधा हो गया कि आपका GR जो है जिस नॉच पर है वो नॉच पर अटक जाएगा। तो जब भी आपका रिग्रेशन के दौरान यदि CCPT पिघलता है तो हमारा ड्यूटी रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, GR को पहले 0 पर लाओ हाथ से, GR को पहले हाथ से 0 पर लाओ, और 0 पर लाने के बाद में आपको क्या करना है, फ्यूज बदली करना है। उसके बाद में फ्यूज कर दो, और फ्यूज बदली करने के बाद आप चेक करो कि भाई रिग्रेशन के दौरान आपका फ्यूज मेल्ट होता है। तो यदि फिर भी फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो हमें होबा को ऑफ पर रखना है। हमें क्या करना है, होबा को ऑफ पर रखना है, और ऑफ पर रखकर देखना है कि भाई GR रिग्रेशन के समय
सीसीपीटी मेंटेन रहता है तो होबा ऑफ पे रहेगी, गाड़ी हमारी चलेगी। लेकिन होबा को ऑफ पे रखने के बावजूद भी यदि हमारा रिग्रेशन के दौरान फ्यूज मेल्ट होता है सीसीपीटी, तो फिर से हमें जीआर को हाथ से 0 पर लाना पड़ेगा और उसके बाद जीआर का मैनुअल करके सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। जीआर का मैनुअल करके सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? बराबर। फिर 6 नॉच पर सीसीपीटी पिघलता है। 6 नॉच लेने पर सीसीपीटी पिघलता है। तो हमें पता है कि भाई 6ठी नॉच पर एक वाल है ईवीजीआर, एक वाल है ईवीपीएचजीआर। किसी को लोकेशन मालूम है? मैंने बताया था लोकेशन, याद है किसी को ईवीपीएचजीआर का लोकेशन? नहीं सर। ओके। तो मैंने जब लोकेशन आपको बताए थे तो जीआर के तेल को सर्कुलेट करने वाला एक पंप बता, नाम याद है उसका पंप का? एमबीआरएच। जीआर के तेल को सर्कुलेट, एमबीआरएच तो ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करता है। पीएचजीआर, वेरी गुड, पीएचजीआर, सही बात है। तो ये जो पीएचजीआर है वो जीआर के तेल को सर्कुलेट करता है, लेकिन ये पीएचजीआर को ऑपरेट करने के लिए एक वाल लगा है, वो वाल आपको एसएमजीआर पैनल पर मिलेगा। वो वाल कहां पर मिलता है? एसएमजीआर पैनल पर। एसएमजीआर पैनल पर एक तो आपका जीआर का हैंडल लगा है खड़ी स्थिति में, दूसरा आपका जेडएसएम में स्विच लगी है, तीसरा एसएमजीआर का प्रेशर गेज लगा है ना। ये सब आइटम आपकी एसएमजीआर हैंडल, एसएमजीआर पैनल पर लगी है। और ये ईवीपीएचजीआर वाल जो है, इलेक्ट्रो वाल, वो भी एसएमजीआर पैनल पर लगा है। तो ईवीपीएचजीआर को जो सप्लाई मिलती है वो 6ठी नॉच पे मिलती है। जैसे ही आप एमपी की 6ठी नॉच लेते हो, जीआर की 6ठी नॉच लेते हो, तो 6 नॉच से लेकर 32 नॉच तक, 6 नॉच से लेकर 32 नॉच तक एक पीएचजीआर पंप सर्विस में रहता है, क्योंकि ईवीपीएचजीआर सर्विस में आता है, ईवीपीएचजीआर को सप्लाई मिलती है। तो सिंपल सी बात है कि जब कभी ईवीपीएचजीआर को सप्लाई मिलती है, मतलब आपने जब 6ठी नॉच ली और आपका सीसीपीटी मेल्ट हुआ, तो आपको पक्का पता चल गया कि भाई मैंने 6ठी नॉच ली, और तो 6 नॉच पर क्या सर्विस में आता है? ईवीपीएचजीआर। तो आपको ईवीपीएचजीआर के टर्मिनल वायर कनेक्शन निकाल देने हैं और उसे टैप कर देने हैं। आपका ईवीपीएचजीआर अब सर्विस में नहीं रहेगा। पीएलसी को नोट कर दो, लॉग बुक में दर्ज कर देना है। तो 6 नॉच पर यदि सीसीपीटी पिघलता है तो वहां पक्की बात हो गई कि आपका ईवीपीएचजीआर में खराबी है, तो उसके वायर टर्मिनल निकाल दो और उससे टैप कर देना है। फिर एमपीएस ऑपरेट करने पर सीसीपीटी पिघलता है। भाई आपने 20 नॉच के बाद एमपीएस का उपयोग किया और जैसे ही एमपीएस का उपयोग किया आपका सीसीपीटी मेल्ट हो गया। सीसीपीटी मेल्ट होगा तुरंत आपको पता चल जाएगा भाई, एक तो पेंटो डाउन हो जाएगा, आवाज हो जाएगा, और एलएसजीआर लैंप आप देखोगे तो एलएसजीआर आपका बुझा मिलेगा, क्योंकि जीआर का रिग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो एलएसजीआर बुझा मिलेगा। तो वहां आप फटाक से पकड़ सकते हो कि मैंने एमपीएस की पहली पोजीशन किया और ये पेंटो डाउन हो गया, एलएसजीआर बुझा हुआ है, मतलब जीआर अटक चुका है, डीजे ट्रिप हो गया है, तो उसका मतलब पक्की बात हो गई कि आपका सीसीपीटी मेल्ट हो गया है। तो सीधी बात यह है कि अब एक बार आप तो क्या करोगे, फ्यूज को बदल दोगे, और फ्यूज बदलने के बाद एमपीएस का उपयोग नहीं करोगे, है ना। यहां पर भी एमपीएस का 20 नॉच के बाद तो उपयोग किया था, तो वहां पर भी आप पहले क्या करना पड़ा, डीजे ट्रिप हो चुका है, सब हो चुका है, तो पहले जीआर को मैन्युअली 0 पर लाना पड़ेगा।
यहाँ पर भी पहले क्या करना पड़ेगा, जीआर को मैन्युअली 0 पर लाना पड़ेगा। उसके बाद आप फ्यूज बदली करो, उसके बाद फ्यूज बदली कर दो और एमपीएस का उपयोग नहीं करना, एमपीएस का उपयोग करना छोड़ दो। उसके बाद बीपीएसडब्ल्यू दबाने पर सीसीपीटी पिघलता है ना? कोई बता सकता है बीपीएसडब्ल्यू का क्या उपयोग है? ऑटो फ्लैशर को बंद करने के लिए। अरे बीपी ऑटो फ्लैशर को बंद करने के लिए कौन सा स्विच है? एसडब्ल्यू है। बीपीएसडब्ल्यू की बात चल रही है। इसको दबाएंगे तो मैग्नेट वाल्व में सर 13.5 का होल है, उसको ओपन करता है। हाँ, तो अपने को माना क्या के लिए। हाँ, और दूसरा उपयोग मैंने आपको बीपीएसडब्ल्यू के 2 उपयोग बताए थे। बाद में बीपी जल्दी चार्ज करने के लिए। पहला उपयोग है गाड़ी में प्रेस जल्दी लाना, दूसरा उपयोग है इनलाइन से ड्रॉप करे जल्दी चार्ज करना। बराबर। तो पहली बात यह है कि जब कभी हम गाड़ी को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं, लोको इंजन जो है लोड पे लगाया और जल्दी गाड़ी चार्ज करना चाहते हैं, तो गाड़ी को जल्दी चार्ज करने के लिए बीपीएसडब्ल्यू को दबाते हैं। या फिर हम जब A9 को द्वारा ब्रेक लगाते हैं और A9 को रिलीज करते हैं, तो उस समय भी ज्यादा प्रेशर हमें चाहिए, तो जल्दी प्रेशर चाहिए हमें, तो हम उस समय भी क्या करते हैं, बीपीएसडब्ल्यू दबाते हैं, तो गाड़ी जो है जल्दी रिलीज होती है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे ही आप बीपीएसडब्ल्यू दबाते हो और आपका सीसीपीटी पिघल जाता है, तो अब बीपीएसडब्ल्यू दबाना नहीं है, उसका उपयोग करना छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले सीसीपीटी मेल्ट हो चुका है, तो एक बार आपको फ्यूज बदली कर देना है और बीपीएसडब्ल्यू का उपयोग नहीं करना है। पीवीएफ दबाने पर सीसीपीटी पिघलता है। पीवीएफ दबाने पर सीसीपीटी पिघलता है। तो पीवीएफ दबाने पर सीसीपीटी पिघलता है, तो वहां पर भी सीधी बात है कि भाई आपका सीसीपीटी मेल्ट हो चुका है, तो पहले एक बार फ्यूज बदली कर दो और अब आपको पीवीएफ नहीं दबाना है। और दूसरी बात यह है कि रियोस्टेटिक ब्रेक का भी उपयोग नहीं करना है। तो इसमें पीवीएफ दबाने पर यदि सीसीपीटी पिघलता है, तो किसकी कॉइल में खराबी हो सकती है? हाँ भाई, पीवीएफ दबाने पर हाँ रहेगी उधर ब्रेकिंग साइड से आता है। हाँ, तो कॉइल कौन सी है वो? क्यूई निकाल के देखो, सर्किट है आपके पास, निकाल के देखो कौन सी कॉइल में खराबी है। पीवीएफ दबाने पर सीसीपीटी पिघलता है, तो किसकी कॉइल में खराबी है? अरे वीएफ की कॉइल में खराबी है। पीवीएफ दबाने से क्या होता था? वीएफ एनर्जाइज होता था। हाँ भाई, अब दूसरा केस आता है कि एमपी को पी पर रखने पर, एमपी को पी पर रखने पर, वो भी आपको सर्किट बताई थी कि एमपी को पी पे रखते हैं तो भी वीएफ वाल एनर्जाइज होता था और आपका कोएक्शन या प्रोपोर्शनेट ब्रेक कट जाता था। तो एमपी को पी पर रखने पर यदि सीसीपीटी पिघलता है, एमपी को पी पे रखने पर यदि सीसीपीटी पिघलता है, तो फिर हमें एक बार फ्यूज देना है और रियोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। एक बार हमें क्या करना है? फ्यूज बदली करना है और रियोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। और ये
पीवीएफ नहीं दबाएंगे तो फिर व्हील स्किडिंग होने का चांस रहेगा। हाँ, चांस रहते हैं। पीवीएफ नहीं दबाओगे तो व्हील स्किड होने के चांस रहते हैं। इसीलिए तो आपको बोला है कि पीवीएफ दबाकर आप A9 के द्वारा ब्रेक लगाओ। उसके बाद में आता है कि बीएल के क्लोज हालत में, बीएल स्विच हमारी जो है उसकी क्लोज हालत में सीसीए पिघलता है। तो बीएल की स्विच हमारी कौन कौन सी है कि जिसको दबाने पर सीसीए फ्यूज के द्वारा सप्लाई जाती है? एक है हमारी बीएलसीपी और दूसरी है बीएलवीएमटी। तो बीएल के स्विचों की क्लोज हालत में सीसीए पिघलता है। तो सीसीए से सप्लाई जो जाती है, आप ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट देखोगे तो आप उसमें देखते हो कि सीसीए फ्यूज से सप्लाई मिली है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को। तो बीएल स्विचों की क्लोज हालत में यदि सीसीए मेल्ट होता है तो सीधी बात है कि एक बार हमें क्या करना है, फ्यूज बदल देना है। और यदि फिर से भी मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पर रखकर फ्यूज बदली करना है। और होबा को ऑफ पर रखने के बावजूद भी यदि हमारा सीसीए मेल्ट होता है तो फिर हमें बीएलसीपी, बीएलसीपीडी, यदि बीएलसीपीडी क्लोज है तो बीएलसीपीडी और बीएलवीएमटी को ओपन कर देना है। पहले एक बार क्या किया, फ्यूज बदल दिया, फिर भी मेल्ट होता था तो होबा को ऑफ पे रखकर फ्यूज बदला, और यदि मेंटेन रहा तो गाड़ी चलेगी। होबा ऑफ पे रहेगा, गाड़ी आपकी चलेगी। लेकिन होबा को ऑफ पे रखने पर भी यदि हमारी गाड़ी में फ्यूज मेल्ट होता है तो फिर हमें क्या करना है कि अब फ्यूज पिघल गया है तो हम बीएलसीपी, बीएलसीपीडी और बीएलवीएमटी को ओपन रखेंगे। क्या करेंगे, बीएलसीपी, बीएलसीपीडी और बीएलवीएमटी को ओपन रखेंगे और उसके बाद बीएलसीपी ओपन करें और उसके बाद एक बार फ्यूज बदल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों स्विच को ओपन कर देंगे और उसके बाद फ्यूज बदलेंगे। और उसके बाद फ्यूज बदलने के बाद स्विचों को एक एक करके क्लोज करेंगे। स्विचों को क्या करेंगे, मतलब पहले बीएलसीपी क्लोज करेंगे। मानो कि आपने बीएलसीपी क्लोज किया और सीसीए मेल्ट हुआ, बीएलसीपी क्लोज किया और सीसीए मेल्ट हुआ, तो वहां पकड़ में आ गया कि भाई बीएलसीपी की जो कंट्रोल सर्किट है ना, मतलब बीएलसीपी से C101, 102, 103 तक की जो कंट्रोल सर्किट है वहां कोई खराबी है। फिर यदि आपने बीएलसीपी क्लोज किया और आपके सीसीए मेंटेन रहा तो अब हम क्या करेंगे, बीएलवीएमटी को क्लोज करेंगे। तो बीएलवीएमटी क्लोज किया और आपका सीसीए मेल्ट हुआ तो वहां भी पकड़ में आ गया कि भाई बीएलसीपी क्लोज करने पर तो सीसीए में कोई खराबी नहीं आती, कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट तो बराबर है, लेकिन ब्लोअर कंट्रोल सर्किट में खराबी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, बीएलवीएमटी चेक करेंगे, बीएलवीएमटी क्लोज करके चेक करेंगे। तो यहाँ सीधी सी बात है कि पहले हमारी गाड़ी चलती थी, बीएलसीपी क्लोज थी, बीएलवीएमटी क्लोज थी, ऐसी हालत में चलती थी, और अचानक से आपका मानो कि 5 नॉच से ऊपर है आपकी गाड़ी, तो वहां पर आपका सीसीए मेल्ट होगा। तो एक काम तो ये हो जाएगा कि आपका डीजे ट्रिप हो जाएगा, ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा। और जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कब, कोई बता सकता है? ये 5 नोच के बाद का ट्रिपिंग। यस, मतलब कौन सी, छठी नॉच का ट्रिपिंग, 6 नॉच का ट्रिपिंग। वेरी गुड, सही बताया आपने कि जब आप एक एक करके जाओगे, है ना, आप साइन पिकअप करोगे और छठी नॉच का ट्रिपिंग आप चेक करोगे तो वहां पर आपको
6 नॉच पर आपका डीजे ट्रिप हो जाता है तो फिर आप C100 फिर से आप डीजे क्लोज करोगे और C105, C106, C107 का क्लोज होना चेक करोगे। और वहां यदि आपका तीनों के 3 कॉन्टेक्टर ओपन मिलते हैं, वहां पर आपको तीनों के 3 कॉन्टेक्टर ओपन मिलते हैं, तो वहां कंफर्म बात हो गई कि आपका सीसीए मेल्ट है या Q100 डी एनर्जाइज है। तो आप सीसीए चेक करोगे तो वहां पर आपको पकड़ में आ जाएगा कि भाई सीसीए मेल्ट है। तो जब सीसीए आपकी पकड़ में आ गया तो क्या करना है, एक बार फ्यूज बदली कर देना है। फिर भी मेल्ट होता है तो होबा को अप पे रखकर फ्यूज बदली करना है। और यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर हमें BLCP, BLCPD, BLVMT को ओपन करना है। उसके बाद फ्यूज बदलना है और फ्यूज बदल के एक एक करके स्विचों को क्लोज करके कौन सी सर्किट में खराबी है, BLCP क्लोज करके देखो। यदि BLCP क्लोज करने पर सीसीए मेल्ट हुआ तो कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट में खराबी, BLVMT क्लोज करने पर यदि आपका सीसीए मेल्ट हुआ तो ब्लोअर कंट्रोल सर्किट में खराबी। उस तरह से आपको बाइफरगेट करके चेक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि भाई हमने BLCP क्लोज की, हमने क्या किया, BLCP क्लोज किया और हमें पकड़ में आ गया कि BLCP क्लोज करते ही सीसीए मेल्ट होता है। BLCP क्लोज करते ही सीसीए मेल्ट होता है। तो पकड़ में तो आ चुका आपकी कि भाई BLCP क्लोज किया और सीसीए मेल्ट हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि सीधा आप देखो C101, 102 और 103 कॉन्टेक्टर और वीड वाल की कॉइल में प्रेशर कंट्रोल सर्किट है वो कंफर्म हो चुका। तो अब सीधा आपको TSD करना है। तो TSD में आप क्या करोगे कि C101, 102, 103 और वीड वाल की कॉइल और उसके टर्मिनल में खराबी चेक करें। यदि आपका C101, 102 या 103 की कॉइल में कोई खराबी है, मान लो कि आपने 101, 102, 103 की कॉइल में कोई खराबी आपको मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास HCP है, तो हम HCP के द्वारा उस संबंधित कॉन्टेक्टर को आइसोलेट करेंगे या उस CP को आइसोलेट कर देंगे। तो HCP की पोजीशन बदलकर हम उस कॉन्टेक्टर को आइसोलेट कर सकते हैं या उस को आइसोलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर उपली लाइन जो है उसमें कि मान लो कि गाड़ी में आपको तीनों कंप्रेसर चलाना आवश्यक है, तीनों कंप्रेसर चलाना आवश्यक है, लेकिन आपकी पकड़ में आ गया कि भाई C101 की कॉइल में खराबी है, तो कुछ कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, C101 की कॉइल के टर्मिनल वायर जो है उसको निकाल दो, उसे टैप कर दो और C101 को वेज कर दो, C101 को वेज कर दो। यदि तीनों कमाना आवश्यक है तो कॉन्टेक्टर की कॉइल के टर्मिनल निकालकर उसे टैप कर दो और उस कॉन्टेक्टर को वेज कर दो। और यदि 2 कंप्रेसर से आपका प्रेशर मेंटेन रह सकता है तो फिर HCP की पोजीशन बदल कर आप उस कंप्रेसर को आइसोलेट कर दो। मान लो कि आपने देखा कि 101, 102, 103 की कॉइल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वीड वाल में खराबी है या वीड वाल की कॉइल में कोई आपको खराबी मिलती है, तो सिंपल सी बात है कि यदि वीड वाल की कॉइल में खराबी है तो वीड वाल तो सर्विस में कब आता है कि जब RGCP कट आउट होती है तब आता है। तो वीड वाल की कॉइल में खराबी है तो हम BLCP को ओपन कर देंगे और BLCPD से काम करेंगे, क्योंकि BLCPD से आप काम करोगे तो RGCP जो है वो सर्विस से हट जाएगी, RGCP जो है वो बाईपास हो जाएगी। तो अब वीड वाल जो है सर्विस में नहीं आएगा, डायरेक्ट कंप्रेसर हमारे चलेंगे। तो BLCPD से हमें काम करना है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब आपके कंप्रेसर या लोडिंग अनलोडिंग जो पहले होता था वो नहीं होगा। तो उस केस में
जब आप BLCPD से काम करते हो, है ना, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 kg प्रेशर आए तो आप BLCPD को ओपन कर दो, अरे क्लोज कर दो, और 9.5 kg प्रेशर आए तो क्लोज कर दो, ओपन कर दो, सॉरी। और अंतिम बात यह है कि यदि आपने देखा, पूरी सर्किट चेक की, सर्किट में क्या है, 3 कॉन्टेक्टर और एक फीड वाल्व। तो यदि आपको कहीं कोई भी खराबी नहीं मिलती है, यदि कोई भी खराबी नहीं मिलती है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें फ्यूज बदली करना है, और फ्यूज बदलकर हमें BLCPD को क्लोज नहीं करना है। फ्यूज बदल दो, लेकिन BLCPD को क्लोज नहीं करना है, ओपन ही रखना है। और कोई भी 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेज कर दो, कोई भी 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेज कर दो। खराबी मिलती तो हम उसको ढूंढकर कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को बाईपास करते, विडवाल को बाईपास करते, लेकिन खराबी मिलती नहीं है, खराबी मिलती नहीं। लेकिन पक्की बात यह है कि BLCP क्लोज करने पर ही आपका CCA मेल्ट होता है। तो फिर हो सकता है कि ये कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट में ही खराबी है, तो हम कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट को एक्टिवेट नहीं करेंगे। एक्टिवेट कैसे होती थी, BLCP या BLCPD क्लोज करने से। तो हम BLCPD को ओपन रखेंगे। क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, और कोई भी 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को हम वेज कर देंगे। कॉन्टेक्टर को वेज किया है तो अब आपको लीकेज पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रेशर जो है वो आपका लगातार बनता रहेगा। तो प्रेशर लगातार बनता ना रहे, इसके लिए हमें RS टैंक जो है, जो हमारी कैप 1 में, PC1 में RS टैंक लगी है, तो RS टैंक के ड्रेन कॉक से आंशिक रूप से हमें लीकेज पैदा करना है, जिसके कारण हमारा जो प्रेशर है वो 8 और 9.5 kg के बीच बीच में रहा करे। तो लीकेज पैदा करना है और गाड़ी को वर्क करना है। बोलो, किसी को कोई डाउट है इधर? BLCP क्लोज करने पर CCA मेल्ट होता है, कोई डाउट है तो पूछो। सर BLCP को ओपन कर देंगे और कॉन्टेक्टर को वेज करेंगे, तो जब कंट्रोल सप्लाई है वो उसमें जाएगी कॉन्टेक्टर। क्या हुआ? सर ना BLCP बराबर करना 101, 102, 103 को वेज किया, मान लो कोई भी कॉन्टेक्टर 101, 102, 103 नहीं, कोई भी 2 करना है, क्योंकि यदि 3 करोगे तो हमारे आर्नो के ऊपर अधिक लोड आ सकता है। इसके लिए केवल 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर वेज कर सकते हैं। तो सर वो कंट्रोल सर्किट में सप्लाई जाएगी? कंट्रोल सर्किट में नहीं जाएगी ना भाई, सुनो, कंट्रोल सर्किट में अब कहाँ सप्लाई जाएगी? BLCP तो ओपन है सर। सुनो, इधर देखो, ये कंट्रोल सर्किट मिली, कंट्रोल सर्किट। हाँ, अब यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर हमने BLCP को ओपन कर दिया, ये BLCP ओपन, BLCPD भी ओपन। तो ये CCA से सप्लाई आती थी, वो सप्लाई अब यहां से आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो कंप्रेसर चलाने हैं, हमें तो कंप्रेसर चलाने हैं। तो कंप्रेसर चलाने के लिए हमें आवश्यकता क्या थी कि कॉन्टेक्टर क्लोज। तो हम कोई भी 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट वेज कर देते हैं। वेज करेंगे तो उसके 3 कॉन्टेक्ट जो है ना, मोबाइल जो और फिक्स जो, वो क्लोज हो जाएंगे वेज करने से। तो आर्नो की या SI यूनिट जो सप्लाई उसके ऊपर आती थी, वो सप्लाई जो है ना, आर्नो की जो सप्लाई उसके ऊपर आती थी, वो सप्लाई जो है वो सीधी कंप्रेसर की मोटर को मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। हाँ, तो फिर हमें BLCP ओपन, BLCPD ओपन रखना है और सीधे
दो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेच कर देना है ताकि हमारा प्रेशर जो है वो बना रहे और लीकेज पैदा करना है। तो लीकेज कहां से पैदा करेंगे? आरएस टैंक का जो ड्रेन कॉक है उसको आंशिक रूप से खोलेंगे। हमें क्लियर हुआ? ये पूरा सर्किट बाईपास हो गया, सीधा हम कॉन्टेक्टर को वेच कर देते हैं, है ना? हाँ। ओके ओके। सर एयर लीकेज पैदा नहीं करेंगे तो एमआर सेफ्टी वाल्व भी ब्लो करेगा? हाँ, ब्लो करेगा ना। एमआर का जो सिस्टम है 10.5 kg का, वो ब्लो करता रहेगा, है ना? लेकिन मानो कि वहां पर कोई खराबी आई या वो बार बार ब्लो करता रहेगा तो हमारा ध्यान भी तो वही चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हमें क्या करना है कि 8 से 9.5 kg, वो तो सेफ्टी वाल है, तो 10.5 kg पर वो तो ऑपरेट होता है, तो 10.5 तक हमें प्रेशर नहीं ले जाना है, तो 8 से 9.5 के बीच में प्रेशर रखना है। तो हमें लीकेज पैदा कर लेना है। हमें क्या करना है? लीकेज पैदा कर लेना है। क्लियर? फिर हमें प्रॉब्लम क्या मिली थी कि भाई बीएल की स्विचों की क्लोज हालत में सीसीए मेल्ट हुआ था। अब हमने बीएलसीपी क्लोज किया और बीएलसीपी क्लोज करने पर जब सीसीए मेल्ट हुआ तो वहां पकड़ में आ गई सर्किट कि भाई बीएलसीपी क्लोज करते ही हमारा सीसीए मेल्ट होता है। लेकिन मानो कि आपने बीएलसीपी क्लोज किया लेकिन आपका सीसीए मेल्ट नहीं हुआ, तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि बीएलवीएमटी क्लोज करेंगे, और बीएलवीएमटी क्लोज किया और सीसीए मेल्ट होता है। बीएलवीएमटी क्लोज किया तो सीसीए मेल्ट होता है, तो उसका मतलब है कि ब्लोअर कंट्रोल सर्किट जो है, ब्लोअर कंट्रोल सर्किट में खराबी है। तो जब ब्लोअर कंट्रोल सर्किट में खराबी है तो अब हम क्या करेंगे कि C105 हमें पकड़ में आ चुका है कि बीएलवीएमटी क्लोज करने पर सीसीए मेल्ट होता है, तो हम C105, C106 और C107 की कॉइल में खराबी चेक करेंगे, है ना? और यदि कोई खराबी पाई जाती है, मानो कि 105, 106, 107 की कॉइल में से कोई खराबी पाई जाती है, तो जो खराबी वाला कॉन्टेक्टर है उसके टर्मिनल वायर को निकाल दो और उसे टैप कर दो और कॉन्टेक्टर को वेच कर दो। आपका काम हो जाएगा कॉन्टेक्टर को वेच कर देने से। तो इस तरह आपको काम करना है कि भाई बीएलवीएमटी क्लोज करने पर सीसीए पिघलता है, तो जो आपने ब्लोअर सर्किट है उसमें C105, 6 और 7 की कॉइल और उसमें टर्मिनल वायर को चेक कर लो। यदि आपको कोई कॉन्टेक्टर की कॉइल में खराबी मिलती है, टर्मिनल वायर में खराबी मिलती है, तो हमें क्या करना है? उस कॉइल के टर्मिनल वायर को निकाल देना है और उसे टैप कर देना है और उस कॉन्टेक्टर को वेच कर देना है। कॉन्टेक्टर को वेच कर देंगे तो हमारी ऑक्सिलरी चलेगी। तो साहब इसकी जो स्विच है उसको 3 पे कर देंगे तो कॉइल इसकी वर्किंग में नहीं रहेगी ना? वो भी तो कर सकते हैं। तो उसका मतलब आपको स्विच की पोजीशन ही मालूम नहीं है। स्विच को आप 3 पे करोगे तो क्या होगा? क्या आइसोलेट होगा? कॉइल आइसोलेट 3 पे तो रिले आइसोलेट होती है ना? हाँ, रिले आइसोलेट होती है। हाँ, तो यहाँ तो खराबी किसमें है? कॉन्टेक्टर में, उसकी कॉइल में खराबी है। राइट सर, राइट। तो दूसरी बात ये आती है कि भाई आपकी पकड़ में तो आ चुका है कि बीएलवीएमटी क्लोज करने पर सीसीए मेल्ट हुआ और आपने देखा कि 105, 106, 107, तो यदि वहीं कोई खराबी मिलती तो आप उसके वायर टर्मिनल निकाल देते, कॉइल के टैप कर देते, कॉन्टेक्टर वेच कर देते और आपकी गाड़ी चल जाती। लेकिन दिक्कत वहां आती है कि आप 105, 106, 107 को चेक करते हो लेकिन आपको कोई खराबी मिलती नहीं है, कोई खराबी नहीं मिलती है।
लेकिन प्रॉब्लम तो है ही है, BLVMT क्लोज करने पर आपका CCA मेल्ट हुआ है, होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यदि खराबी नहीं जाती है और आपकी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में है, क्योंकि यहां पर CCA मेल्ट हुआ, तो आपका कंप्रेसर चलेगा नहीं चलेगा, कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। और यदि कंप्रेसर नहीं चला तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है? ब्रेक ही नहीं लगेगा। ब्रेक नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, सही बात बताई आपने, है ना। तो यहाँ पर आपको बताया है कि यदि कोई भी खराबी नहीं पाई जाती है और गाड़ी हमारी ब्लॉक सेक्शन में है, मतलब ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी है, हमें तो सेक्शन क्लियर करके आगे खड़ा रहना है, तो CCA मेल्ट हो चुका है तो ना कंप्रेसर चलेंगे। यदि हमारा प्रेशर ड्रॉप हो गया तो गाड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सीधी बात यह है कि यदि कोई खराबी नहीं पाई जाती और गाड़ी हमारी ब्लॉक सेक्शन में है, तो 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेच कर दो, क्योंकि यहाँ CP भी आपके नहीं चलते, तो हम 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेच कर देंगे। और CCA को बदलना नहीं है, CCA को नहीं बदलना है, सीधा आपको 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेच कर देना है और बिना CCA बदले Q118 आप वेच कर दो और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर कर लो। एक बार आपको क्या करना है, प्रेशर बनाए रखने के लिए CP के कॉन्टेक्टर को, कोई भी 2 CP के कॉन्टेक्टर को वेच कर दो। फ्यूज बदली नहीं करना है, Q100 वेच कर दो और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर कर लो। तो 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर तो वेच करते हैं हम, पता है कि भाई CCA मेल्ट है तो कंप्रेसर नहीं चलेगी, हमें गाड़ी आगे खड़ी करनी है सेक्शन क्लियर करके, तो प्रेशर चाहिए हमको, 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर वेच करने पड़ेंगे। तो Q118 और 450 एम्पियर से हमें सेक्शन क्लियर करना है। फिर ब्लोअर नहीं चल रहा है ना, गाड़ी जल्दी काम नहीं कर रही है। वेरी गुड। कौन सा ब्लोअर? कौन सा ब्लोअर नहीं चल रहा? MBRH, MBMT1, MBMT2। तो MBRH के लिए सावधानी ये है कि भाई आप MBRH आपका नहीं चलता है तो आप Q118 को वेच करो और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करना है केवल। तो वहां पर आपका ब्लोअर भी नहीं चलता है, तो आपके लिए ये सावधानी यहां पर भी बनेगी कि भाई आप Q118 को वेच करो और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर कर लो। TLC को सूचना दो और TSD के अंदर भी आपको लिख देना है। अब TLC को सूचना देनी है और आपको TSD करनी है। आपने अभी तो सेक्शन क्लियर कर लिया 450 एम्पियर से, अब आपको ढूंढना है कि कहां खराबी है, आपको ढूंढना है कि कहां खराबी है। तो अब BLVMT क्लोज करने पर CCA पिघलता है, तो अब हमने क्या किया है, सेक्शन पूरा क्लियर कर लिया है, 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेच किया, CCA नहीं बदला था, Q118 को वेच किया और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर कर लिया। अब हमें सर्किट को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि BLVMT को ओपन रखेंगे या ओपन कर देंगे। BLVMT को ओपन करेंगे, फिर HVRH, HVMT1 और HVMT2 को 0 पर करें। HVRH, HVMT1, HVMT2 को 0 पर करें। उसके बाद फ्यूज बदली करें। उसके बाद क्या करें, फ्यूज बदली करें और BLVMT को क्लोज करें। अब यदि आपका CCA कायम रहता है, यदि आपका CCA मेंटेन रह गया, तो सीधी बात है कि भाई आपका HVRH, HVMT1, HVMT2 को 0 पे रखा है, मतलब कि आपने ब्लोअर की सर्किट जो है ना, उसको काटी है। तो उस केस में यदि आपका CCA कायम रहता है, तो कौन सी सर्किट में खराबी है वो चेक करने के लिए, यदि हमारा CCA कायम रहता है तो एक एक करके
एक एक करके HVRS से प्रारंभ करके एक एक करके स्विचों को नॉर्मल करे, मतलब कि 0 से 1 पे लाए, और जिस स्विच को नॉर्मल करने पर CCA पिघलता है, जिस स्विच को नॉर्मल करने पर CCA पिघलता है, उस कॉन्टेक्टर की कॉइल के टर्मिनल को निकाल दे और उस कॉन्टेक्टर को वेज कर देना है। क्लियर? दूसरी बात कि यदि CCA कायम रहता है तो हमें ये काम करना था, लेकिन यदि CCA कायम नहीं रहता है, हमने HVRH, HVMT1, HVMT2 को 0 पे रखा, फिर भी CCA हमारा कायम नहीं रहता है, तो वहां हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम सहायता मांगेंगे। तो हमें सहायता मांगनी है। और यदि यहाँ पर एक नोट है कि ऐसा यूनिट वाला लोको है तो उसमें BLVMT क्लोज करने पर यदि CCA मेल्ट होता है तो वहां पर तो सीधा आपको बोल दिया है, वहां पर सीधे सीधा बोल दिया है कि BLVMT को ओपन करे, CCA बदले, Q118 को वेज करे और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करे। तो इसमें और इसमें अंतर क्यों है, कोई बता सकता है? हाँ भाई, किसी को कोई आइडिया आता है? अरे आप जब सर इसके स्विचेस नहीं है SI यूनिट वाले लोगों में। SI यूनिट वाले लोगों में क्या नहीं है? ये स्विच जो है ना ब्लोअर, HVRH, HVMT है यार, उसमें क्यों नहीं है? सब में है। सर ट्रैक्शन मोटर ठंडा करने का काम है ना, कि इसमें ट्रैक्शन मोटर कटती है, क्योंकि 6 ट्रैक्शन मोटर उसमें से 3 ठंडी नहीं होगी, बाकी काम तो करेगी, इसलिए 450 का ये एम्पेयर का रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। अरे यार तुम कुछ ना कुछ बोलते हो यार, ऐसा थोड़ी है। आप देखना कि आर्नो वाले लोको में आर्नो वाले लोको में ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में क्या अंतर है, और ब्लोअर अपना जो SI यूनिट वाले लोको में ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में क्या अंतर है। यदि आपके पास ट्रबल शूटिंग की या सर्किट की किताब है तो आप खोल के देखो कि आर्नो वाले लोको में क्या है, कि आर्नो वाले लोको में BLCPD है ना, BLCP के BLVMT, आर्नो वाले लोको में BLVMT के पैरेलल में आपको MPJ फॉरवर्ड रिवर्स का कांटेक्ट है, उसके नीचे GR 132 का है ना, जबकि आपके SI यूनिट वाले लोको में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। SI यूनिट वाले लोको में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसीलिए तो आपका आर्नो वाले लोको में आपको बोला था कि आप फ्यूज बदली ना करें, क्योंकि यदि आप फ्यूज बदली करोगे BLVMT ओपन रखकर भी, तो भी जैसे आप एक नॉच लेने जाओगे तो दूसरी ब्रांच से आपकी सर्किट तो एक्टिवेट होगी, आपका फ्यूज तो दोबारा भी मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूज बदली नहीं करनी थी वहां पर सीधा 2 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेज करना था, Q118 को वेज करना था और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करना था। सेक्शन क्लियर करके फिर आपको ट्रबल शूट करनी थी। जबकि यदि ऐसा यूनिट वाला लोको है तो वहां पर तो आपको टेंशन नहीं है, वहां पर आपका BLVMT के में MPJ फॉरवर्ड रिवर्स वाला कोई कांटेक्ट नहीं है। तो वहां पर तो सीधे सीधा यदि आपको ये ट्रबल मिलती है तो सीधे सीधा BLVMT को ओपन कर दो, BLVMT को ओपन कर दो और CCA फ्यूज बदल दो और Q118 को वेज करके 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करो, उसके बाद ट्रबल शूट करो। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें दोबारा मेल्ट नहीं होगा सर SI यूनिट में? फिर इसमें कहाँ होगा? यहाँ पर आपको एक बार आपने मानो कि यहाँ पर BLVMT को ओपन कर दिया, यहाँ पर BLVMT को ओपन कर दिया है ना, तो BLVMT ओपन कर दिया, तो अब कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट के ऊपर कोई आपकी सप्लाई जाती है क्या? आप तो सीधा क्या करते हो, फ्यूज बदला और Q118 वेज किया और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर कर लेना है।
दोबारा मेल्ट होने का चांस ही नहीं है ना। वहां पर आपने बीएलसीपी क्लोज करनी है, यहाँ एसआई यूनिट वाले लोगों में बीएलसीपी क्लोज किया, वहां पर तो आपका फ्यूज, समझे बात। लेकिन आपको बीएलवीएमटी क्लोज करने पर सीसीए मेल्ट होता है, तो आप तो चले गए भाई। लेकिन बीएलवीएमटी को आप ओपन रखो और केवल आप क्या करो, Q118 को बेच कर दो सीसीए फ्यूज बदल कर, और 450 एम्पियर से एक बार सेक्शन क्लियर कर लो। सेक्शन क्लियर करने के बाद ट्रबल शूट करके देख लो कि HVRH, HVMT1, HVMT2 को 0 पे रखो और आप एक एक करके बीएलवीएमटी को क्लोज करो, और बीएलवीएमटी क्लोज करके आप एक एक करके स्विच को 0 से 1 पे लाओ। जिस स्विच को 0 से 1 पे लाने पर आपका सीसीए मेल्ट होता है, उस कॉन्टेक्टर की कॉइल के टर्मिनल निकाल दो और उस कॉन्टेक्टर को बेच कर दो। समझे कि नहीं बात?